पेड़ पौधों का प्रयोग करके रोगों की चिकित्सा करना हर्बल मेडिसिन कहा जा सकता है, आयुर्वेद नहीं। जैसे कि हम जानते हैं आयुर्वेद जो है वो जीवन शास्त्र है। आयु का मतलब है लाइफ और वेद का मतलब है साइंस। तो आयु से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आयुर्वेद के अंतर्गत आ जाती हैं। और ये जो आयुर्वेद है इसे शाश्वत कहा गया है। शाश्वत यानी कि ये बनाया नहीं गया, ये हमेशा से ही था। तो सबसे पहले तो ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। वहां से अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का ज्ञान लिया। अश्विनी कुमार जो है ये देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। ऋग्वेद में इनका बहुतायत में उल्लेख मिलता है कि अलग अलग देवी देवताओं की या फिर मनुष्यों की भी उन्होंने चिकित्सा की। जैसे कि सर्जरी के उनके केसेस मिलते हैं। कुछ चिकित्सा, काय चिकित्सा या फिर मेडिसिन के भी केसेस अपने को देखने को मिलते हैं। अश्विनी कुमारों से इंद्रदेव ने आयुर्वेद का ज्ञान लिया। इंद्र जो है बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर माना जाता है जहाँ पे मनुष्य और देवताओं के क्या बोलेंगे कांटेक्ट का एक जरिया एक प्रकार से। तो इंद्रदेव के पास ऋषि मुनि गण गए और वहां से ऋषियों ने इंद्रदेव से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब पृथ्वी लोक पर लोगों ने आलस्य की वजह से और चीज़ें जमा करने की जो प्रवृत्ति हुई और फिजिकल एक्टिविटी जैसे कम हुई, डाइट जैसे चेंज हुआ, वैसे वैसे बीमारियां शुरू हुई। और इन बीमारियों के लिए अब क्या किया जाए, ऐसा विचार करते हुए इन ऋषियों ने एक मीटिंग बुलाई थी हिमालय के पास। और उस मीटिंग के बाद ऐसे डिसाइड हुआ कि हम सब जो है इंद्र के पास जाएंगे और इंद्र से इसका सोल्यूशन लेंगे। तब जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंस मिलता है कि इंद्र के पास कौन गया। कहीं पर मिलता है कि ऋषि भरद्वाज गए थे, कहीं पर मिलता है कि काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु ये गए थे। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो एसेंस है वो ये है कि ये जो ऋषिगण थे ये इन्होंने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया और इसी प्रकार से आज तक ये कंटिन्यू हो रहा है। कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं जो कि डिग्री बांट रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर अपन देखते हैं तो ज़्यादातर जो आयुर्वेद वैद्य हैं ये क्लिनिक में जाके कहीं ना कहीं से इसको सीख रहे होते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश ये आपके लिए संभव नहीं हुआ है या अब संभव नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर हमने ये जो ऑनलाइन लर्निंग का कोर्स स्टार्ट किया है। तो इसमें ना तो कोई फिक्स सिलेबस है, क्योंकि ऑफ कोर्स लर्निंग जो है वो सिलेबस की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता है कभी भी, है ना। ये तो बस एग्जाम्स या मार्क्स की बात जब आती तब सिलेबस फिक्स हो जाता है। पर इसमें हम हर फील्ड में या फिर हर तरफ जो जितना पॉसिबल होगा उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। ये लगभग 2 साल के आसपास का हमने सोचा है कि अष्टांग हृदय कंप्लीट इसको जब तक हम समाप्त नहीं हो जाता है कम से कम तब तक तो कंटिन्यू करेंगे और मिनिमम 2 इयर्स का रहेगा। इस दरमियान जो है हमें सारा पंचकर्म कंप्लीट करना है। जो बेसिक पंचकर्म हम ओपीडी बेसिस पे या जो कॉमन डिजीज में यूज होता है वो सारा का सारा पंचकर्म हम कंप्लीट करेंगे। मोर देन 100 सिंगल हर्ब्स एंड मोर देन 200 जो कल्प है। और जितने भी उस 2 साल में केसेस होंगे देखने लायक उन सारे केसेस का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो मिनिमम 2 इयर्स का हमारा ये रहेगा। कोई सब्जेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब वो होता है ना कि ये व्याधि तो स्त्री रोग विभाग की है या ये व्याधि जो है वो शल्य तंत्र विभाग की है, तो ऐसा नहीं है। हमें अपने क्लिनिक में सब कुछ देखना है। तो हम उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को सीखेंगे कि हमें अपना जो पेशेंट है उसको ठीक करना है। बट ऑन द सेम लाइंस ये इस चीज़ को हम पहले स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करवाया जाएगा, है ना। वैसे तो मेरा एमडी काय चिकित्सा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर काय चिकित्सा प्रधान ही बातें होंगी। लेकिन कुछ नेत्र संबंधी या कुछ कर्ण संबंधी, कुछ गायनेक तो काफ़ी कॉमनली आता है सभी के पास।
देन शल्य तंत्र में पाइल्स है या फिस्टुला है, इस प्रकार की चीज़ें कई बार होता है कि एक ओपरी लेवल पे केवल मेडिसिन यूज़ करके भी ठीक हो जाता है। तो उन सब का भी हम एक जनरल क्या बोलेंगे ट्रीटमेंट यहाँ पर देखेंगे। लेकिन आप ये सोचें कि नहीं बिल्कुल एकदम स्पेशलाइज़्ड किसी एक विषय में कर दें, तो ये यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करें। क्योंकि क्योंकि यदि आप एक बीएमएस की बात करते हैं, प्लेन बीएमएस की, तो उनमें से 95% बीएमएस जो है वो आज की डेट में आपको जनरल प्रैक्टिस करते ही देखे जाते हैं। जनरल प्रैक्टिस यानी कि जो हर प्रकार के पेशेंट्स को देखते हैं, है ना? केवल मतलब आजकल कोर्सेस हो रहे हैं, मैं आप सभी जानते हैं, है ना? शास्त्र के ऑनलाइन कुछ चल रहे हैं या कोई स्पाइनल ले रहा है, कोई एंडोक्रिनोलॉजी ले रहा है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा ओपिनियन है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऐसे कोर्सेज करने के बाद भी अपने ओपीडी में बैठकर हर प्रकार के पेशेंट को देख रहे होते हैं और वो जो स्पेशलाइजेशन उन्होंने किया भी होता है, तो उसके बाद या तो पेशेंट नहीं आते हैं या उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एक इन जनरल की बात करेंगे ताकि हर प्रकार के पेशेंट को हम डील कर सकें जो कि हमारे डेली बेसिस की ओपीडी में आते हैं। और छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव फेलियर्स भी होते हैं, तो वो भी देखेंगे कि क्यों हमारे ट्रीटमेंट जो है वो पर्टिकुलर केसेस में फेल हो जाता है। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा लैक्यूना है, फिलहाल जो भी ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, आयुर्वेद से संबंधी कि ऐसे दिखाया जाता है कि बस इसमें तो हर चीज़ का हो जाता है और या फिर हमने सबको ठीक कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। ऑफ़ कोर्स सबके अपने-अपने फेलियर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि फेलियर्स भी दिखाने ही चाहिए ताकि बच्चों को इसकी एक मेंटल प्रिपरेशन रहे। अदरवाइज़ क्या होता है जब हम न्यू क्लिनिक खोलते हैं, तो फिर वो मेंटल प्रिपरेशन नहीं होती है। तो मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए और उससे हमें सीखना आना चाहिए और उसको डील करते आना चाहिए कि हमने किसी को मेडिसिन दिया, वो ठीक नहीं हुआ, तो हम पेशेंट को कैसे डील करें एंड उसको कैसे रेक्टिफ़ाई करें। ओके? लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा इसमें मूल रूप से हम संप्राप्ति देखेंगे और संप्राप्ति के हिसाब से ही चीज़ें होंगी, है ना? तो पहले तो अष्टांग हृदय को कंप्लीट अथ से लेके इति तक क्लिनिकल अर्थ में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बात हुई अभी सिंगल हर्ब्स देखेंगे, अलग-अलग जो कल्प हैं, कषाय जैसे पुरानावादी कषाय, फर्दिकादि कषाय, आसवरिष्ठ, अमृतरिष्ठ या देवदार वरिष्ठ, देन घृत कल्पना, दाढ़ीमादी घृत हुआ या कल्याण घृत हुआ, ऐसे कई सारे जो अलग-अलग फॉर्मुलेशंस हैं, रसकल्प भी हम देखेंगे। तो इन सबको हम कि किस प्रकार से ये शरीर में जाके काम क्या करता है। जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हमको मोस्टली आदत ये है कि एक सिंगल जो उसका क्या कहेंगे रोजगार होता है, केवल उसकी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंप्लीट जो है उसका एक बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट है, उस चीज़ को समझने का हम प्रयास करेंगे और उसके जो अलग-अलग इंडिकेशंस होते हैं कि एक फॉर्मुलेशन किस प्रकार से मल्टीपल कंडीशंस में काम करता है। रोगी जब सामने है तो उसके साइन सिम्पटम्स को देखते हुए उसका संप्राप्ति बनाना कि उसके बॉडी में चल क्या रहा है। क्योंकि चिकित्सा का अर्थ क्या है? चिकित्सा का अर्थ है संप्राप्ति का विघटन करना। तो पहले संप्राप्ति बनानी आनी चाहिए, संप्राप्ति का विघटन करना आना चाहिए। विघटन कैसे होगा? तो हर्ब्स से होता है, कल्प से होता है, आहार से होता है और विहार से होता है मुख्य रूप से। तो ये सभी जो पैरामीटर्स हैं उनका भी डिस्कशन होगा। देन पंचकर्म, पंचकर्म का डेमो भी होगा। थ्योरेटिकल भी होगा कि जैसे वमन है तो वमन कब देना है, कब नहीं देना है, क्या सोच कर देना है ना? उस और साथ में उसका डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन भी कि पूर्व कर्म कैसे है, प्रधान कर्म किस प्रकार से और पश्चात कर्म में क्या-क्या चीज़ें होनी हैं। और जो कुछ अच्छे-अच्छे केसेस होंगे तो ऐसे केसेस की जो है हम केस स्टडी भी आपको यहाँ पर शो करेंगे। मुझे लगता है इस चीज़ को पहले स्पष्ट कर दिया जाए कि जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ओरिजिनली मेरा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो टेक्सचुअल हैं, है ना? मैक्सिमम चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब मुझे खुद याद नहीं कि ये कहाँ से पढ़ी हैं या कहाँ से सीखी हैं। पर मुख्य रूप से मैंने जहाँ से क्लिनिकल नॉलेज लिया, डॉक्टर गौरी बोरकर मैडम मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं। काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र में, आई गेस ज़्यादातर लोगों को पहचानते होंगे। मेरे एमडी के गाइड सिद्धार्थ गायकवाड़ सर, इन्होंने मुझे सर ने फ्री हैंड दिया था एमडी के समय,
हमें मतलब जितने भी एमडी स्टूडेंट्स हैं सर के, उन सभी में एक खासियत है कि सभी को सर ने बिल्कुल फ्री हैंड दिया, जिसकी वजह से हमने जो ऐसे मेडिसिन है जो मार्केट में मिलते नहीं हैं, वो एकल द्रव्य या फिर जो यो रत्नाकर में जो कल्प दिए हैं या चक्रदत्त में जो कल्प दिए हैं, वो हम पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसकी वजह से क्लिनिकल डायग्नोसिस और साथ में उसको विघटन कैसे करना, ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से हमने सीखा। जब आप दूसरे को देखते हैं चिकित्सा करते हुए, तो आप एक अलग चीज़ सीखते हैं, लेकिन जब आप खुद से इंडिपेंडेंटली किसी पेशेंट को डील करते हैं, तो फिर आप उस पे अपना कमांड पकड़ना शुरू करते हैं। तो गायकवाड़ सर के पास जो है, वो जो एमडी के 3 साल थे, उसमें वो चीज़ मैं समझता हूँ उन सभी एमडी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा है। देन हमारे कॉलेज में पंचकर्म के लेक्चरर थे कुलकर्णी सर। कुलकर्णी सर से जो मुख्य चीज़ मैंने सीखी थी वो ये कि कभी भी किसी सीमाओं में बंध के नहीं सोचना होता है ना? जैसे मुझे याद है एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट था एंड जो हमारा मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जो फ्री की मेडिसिन्स थी, उसी से डील किया गया था और उसी से डील हो भी गया था। नहीं तो जनरली हम सोचते हैं कि भस्म देने पड़ेंगे या फिर मास्टर्स देना पड़ेगा, या इस प्रकार की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो वो जो होता है सूक्ष्म रूप से सोचना संप्राप्ति के विषय में, संप्राप्ति विघटन के विषय में और हर एक चीज़ के संदर्भ में, और मिनिमल मेडिसिन पे कैसे यूज़ करना, आई गेस उसका कंप्लीट जो क्रेडिट है वो कुलकर्णी सर के पास ही जाता है कि कैसे चीज़ों को बनाया जाए। और ये सारा का सारा जो युक्ति प्रमाण है, ये बोरकर मैडम से सीखा, उसको अप्लाई करना जो गायकवाड़ सर से सीखा। इसके अतिरिक्त कई सारी बुक्स हैं, कई सारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं, और हो सकता है आपको कल ऐसा लगे कि अरे ये चीज़ तो मैंने वहाँ भी सुनी थी, या फिर अरे ये तो उनके लेक्चर में था। ऑफ कोर्स मैं खुद से कुछ क्या बोलेंगे नया तो नहीं बना सकता हूँ। सब कुछ जो है वो किताबों से ही लिया हुआ रहता है। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, अगर हमने कहीं और से सुनी भी हैं, तब भी मैक्सिमम चीज़ें किताबों से होती हैं। इसीलिए पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ग्रंथ को पढ़ते रहें, एक खत्म होता है दूसरा उठाएँ, दूसरा खत्म हुआ तीसरा उठाएँ, टीका पढ़ें, अलग-अलग उनके ऊपर जो क्या बोलेंगे, अलग-अलग भाषाओं में जो कमेंट्रीज़ हैं वो भी पढ़ें, उसमें से भी आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं। आजकल कई सारे अच्छे-अच्छे यूट्यूब लेक्चर्स स्टार्ट हुए हैं, तो उनमें भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं। पेशेंस, पेशेंस आपको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। कई सारे ऐसे कंडीशंस मैंने देखी हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जो मैंने कहीं नहीं देखी। ना तो अपने एमडी के कॉलेज में देखी, ना जब क्लिनिक ऑब्जर्वरशिप के लिए जाते थे वहाँ पर देखी, और ना ही कहीं और देखी। ऐसे अजीब-अजीब से पेशेंट्स क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिले, और कई बार पेशेंट्स से ही मतलब एक क्या बोलेंगे गाइडेंस मिला कि उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। और यही नहीं, कई बार स्टूडेंट्स से भी सीखने को ऑफ कोर्स मिलता ही मिलता है। चरक कहते हैं कि अध्ययन, अध्यापन और संधाय संभाषा 3 तरीके से ज्ञान उपार्जन होता है। तो जब आप पढ़ाते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा सुलझती जाती हैं। जैसे अगर आपने लूसी मूवी देखी होगी, तो वो जिस प्रकार से हवा में उन रेस को या तारों को सुलझाकर एग्ज़ैक्ट डेटा तक पहुँचती है। तो इस प्रकार से जो सुलझाने का काम होता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब आप किसी को सिखाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर होता है। मेरा बीएमएस और एमडी केजी मित्तल कॉलेज से है, मुंबई से। बीएमएस 2011 कंप्लीट एंड एमडी काया चिकित्सा 2014 कंप्लीट। करंटली मैं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ डॉक्टर केजी द्विवेदी एफडी कॉलेज झांसी में, और पहले यहाँ पर प्रिंसिपल के फॉर्म में भी मैंने कुछ महीनों के लिए काम किया है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं पदार्थ विज्ञान से। पदार्थ विज्ञान शायद सबसे बोरिंग टॉपिक माना जाता है। आप चाहें तो इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं और इस पर वापस आ सकते हैं 1 साल के बाद। बिना पदार्थ विज्ञान के अगर आप सोचते हैं कि आप आयुर्वेद समझ जाएँगे, तो ये आपके लिए एक भ्रम है आपका ये। पदार्थ विज्ञान समझना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आवश्यक है ना? इट्स नॉट कि बस थ्योरेटिकल है, बट प्रैक्टिकली जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पहले हमने पदार्थ विज्ञान को यहाँ पर लेना चूज़ किया है।
लेकिन अगर आपको अत्यधिक बोरिंग लगता है ये लेक्चर, तो फिर आप डायरेक्टली हमारे अष्टांग हृदय पे स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लक्षण यानी कि जिसके द्वारा हम किसी चीज को समझ सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ये कोई चीज है, गुरुची है, तो आप उसको कैसे पहचानते हैं, है ना। तो उसका लक्षण क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसे लक्षण कहेंगे। ऐसा वर्णन जिसके द्वारा उसको डिफाइन किया जा सके या उसको समझा जा सके, जो कि उसमें यूनिक हो। और हमें लक्षण क्यों समझना जरूरी है, ताकि हम उसको पहचान सकें और बाकी किसी चीज से उसको या तो कंपेयर कर सकें या फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकें। जैसे कि आप मान लो आप जा रहे हैं ऐसे रोड पे, आपको एक बेल दिखी, अब आप कंफ्यूजन में हैं कि ये गुडुची की बेल है या फिर पान के पत्ते की बेल है। तो इसके लिए आपको गुडुची के लक्षण पता होने चाहिए या फिर पान के पत्ते के लक्षण पता होने चाहिए। ओके, तो इस चीज को लक्षण कहते हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जिससे किसी चीज को पहचाना जाता है। क्यों पहचानना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन हम जब कभी कोई लक्षण लिखते हैं या कोई डेफिनेशन लिखते हैं, तो उसमें 3 दोष होने की संभावना होती है। कौन से 3 दोष? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति यानी कि ऐसी चीजें जो कि उस पर्टिकुलर चीज में कभी कभी हो सकता है कि नहीं हो। जैसे कि गाय के सींग, हो सकता है कि भाई वो बिना सींग की गाय हो। इस प्रकार की चीजें कभी कभी हो जाती हैं। या फिर अतिव्याप्ति, सेम वही सिनेरियो, सींग तो जो है वो अन्य गायों में भी होते हैं, है ना। अतिव्याप्ति मतलब एक ऐसा सिम्टम जो दूसरे चीजों में भी हो, जैसे कि सींग जो है वो अन्य चीजों में भी होती है। अव्याप्ति का एग्जाम्पल मुझे लगता है अपन ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए पाउच है कंगारू के पेट में, तो हो सकता है भाई एक आध कंगारू के पेट में पाउच ना भी हो, किसी कारणवश हो सकता है उसके कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो जाए, या हो सकता है कोई और कारण हो कि उसके पाउच नहीं बन पाया, है ना, फिर भी रहेगा तो कंगारू ही। तो ये जो बात है कि जिसमें पाउच होता है वो कंगारू होता है, ये डेफिनेशन जो है वो अव्याप्ति दोष कहलाता है। अव्याप्ति का अर्थ क्या है कि ऐसा डेफिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो सकता है कभी कभी उसमें ना पाया जाए। जैसे कि पाउच, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। फिर गाय के सींग, ये सींग अन्य लोगों में भी, अन्य प्राणियों में भी हो सकता है, तो ये अतिव्याप्ति दोष हुआ। और असंभव, असंभव मतलब जो संभव ही नहीं है, जैसे सफेद कलर का कौवा, है ना। मतलब आप कौवे के डेफिनेशन में लिखते हैं कि ये सफेद कलर का होता है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये क्या है, असंभव है ये। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब जिससे किसी चीज को समझा जाता है। क्यों समझना है? टू आइडेंटिफाई एंड टू डिफरेंशिएट। लेकिन डेफिनेशन जब हम लिखते हैं या जब बनाते हैं, जैसे आपकी वाइवा होती है, वाइवा में आपको पूछते हैं कि चलो अच्छा ये बताओ, तो आप कुछ भी बोलते हैं तो जो वाइवा लेने वाले हैं वो तुरंत आपकी बात को काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि उसमें ये 3 में से एक दोष होता है। अगर आप अपने बातों में इन 3 दोषों को हटाने में सक्षम हो जाते हैं, तो फिर आपकी बात को कोई काट नहीं पाएगा। कौन सी 3? तो अव्याप्ति, जैसे मान लो आपको किसने पूछा कि बात दोष क्या होता है, तो आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बताते हैं, तो ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताना है जो कभी कभी गायब हो सके। केवल वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जो कि 100% हमेशा रहते हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं जो कि अन्य किसी में होना पॉसिबल नहीं है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा उसमें रहने ही चाहिए। ओके, अब बात आती है निरुक्ति और व्युत्पत्ति की। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, निरुक्ति क्या है और व्युत्पत्ति क्या है। ओके, तो हम जब धातु की बात करते हैं, ठीक है, कि जैसे विद धातु से वेद बनता है, या वैद्य जो है वो विद धातु से बनता है, उसको कहेंगे व्युत्पत्ति, ठीक है। और जब हम उसके पदों को डिफरेंशिएट करते हैं और उसका मीनिंग निकालते हैं, तब उसको बोलेंगे निरुक्ति। ओके, तो जब हम
धातु देखते हैं, उसका मूल धातु, संस्कृत धातु, तो उसको व्युत्पत्ति बोलेंगे। और जब उसको तोड़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे, जैसे वी आख्या श्यामः, तो उसमें वी शब्द का अर्थ होता है विशेष रूप से, आख्या श्यामः, तीनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो इन सब को कलेक्टिवली व्याख्या सामः ऐसा कहा जाता है। ये जो तोड़कर हमने अर्थ निकाला, इसको बोलेंगे निरुक्ति। और जब हम धातु निकालते हैं, जैसे कि वैद्य शब्द जो विद धातु से बना है, ये इसको कहेंगे व्युत्पत्ति। अब आते हैं आयु पर, है ना। आयुर्वेद क्या है? तो आयु जो है वो इण गतौ धातु से बनता है। ये क्या है? व्युत्पत्ति, है ना। तो आयु इण गतौ धातु से बनता है, मतलब जो गतिशील है उसे आयु कहेंगे। लक्षण क्या है आयु का? अरे डेफिनेशन, है ना। तो शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी कि मन और आत्मा, इनके संयोग को आयु कहते हैं। शरीर यानी कि जो फिजिकल बॉडी है, जो कि नष्ट हो जाती है या जल जाती है, वो वाली। इंद्रिय यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स। अब जैसे मान लीजिए किसी के कान है लेकिन वो सुन नहीं सकता है, तो जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट है इसके पीछे वो है कि हमारे शरीर में या हमारे अंदर कर्ण इंद्रिय होती है, श्रोत इंद्रिय। तो जो श्रोत इंद्रिय होती है वो सुनती है। तो इंद्रियों का काम होता है जो बाहर सिग्नल्स हैं उसको बॉडी के अंदर रिसीव करना या ट्रांसमिट करना। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में जो ट्रांसमीटर होता है उसे हम इंद्रियां कहते हैं। सत्व यानी कि मन। मन का काम होता है ये जो सिग्नल आए हैं या ये जो सिग्नल जा रहे हैं इनको असेस करना। जैसे आप खड़े हैं, अचानक से कुत्ता सामने आ गया, तो आपका मन उसको असेस करता है कि अरे ये कुत्ता कितना खतरनाक है या कम खतरनाक है, और साथ में वो अपने पैरों को भी सिग्नल देता है असेस करके कि यहाँ से अब भागना है या उस कुत्ते को आपको प्यार से पुचकारना है। तो और अंत में आत्मा। आत्मा हमारे बॉडी में वो, आत्मा हमारा वो हिस्सा है जिसमें कि ज्ञान रहता है। जैसे कि आपका मोबाइल है, तो उसमें जो भी क्या बोलेंगे डेटा है या जो भी चीज़ें हैं वो हमारे सिम कार्ड में है, जो कॉलिंग का रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार से जो आयुर्वेदा का कंसेप्ट है वो ये है कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो आत्मा में रहता है, या जो कर्म है वो भी आत्मा में रहते हैं। और यही आत्मा जब शरीर नष्ट हो जाता है, मृत्यु होती है, तो आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। तो वहां पर ये सारा कर्म, सारा ज्ञान, ये सब वहां पे ले जाता है। अब आप कहेंगे कि फिर पुनर्जन्म याद क्यों नहीं रहता है, तो वो एक अलग प्रश्न है, अपन फिर कभी उसको डिस्कस करेंगे। पर कुल मिला के व्यवस्था कुछ ऐसी बनाई गई है कि याददाश्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो जो कर्म है वो कर्म तो आगे ट्रांसफर होते हैं आत्मा के द्वारा। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका जो संयोग है उसे आयु कहते हैं। जैसे कि आप और मैं, हमारे अंदर शरीर भी है, फिजिकल बॉडी, इंद्रियां भी हैं, मतलब जो यहाँ से वहाँ सिग्नल ट्रांसफर करते हैं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। सत्व भी है जो उन सिग्नल को असेस करता है, और आत्मा भी है जो कि एक चिप की तरह काम करता है, जो कि हमेशा से, सदियों से या हजारों सालों से चली आ रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। पर्याय, पर्याय यानी कि सिनोनिम्स। तो आयु के पर्याय क्या क्या है? एक तो धारी। धारी मतलब ये जो है टिका के रखता है शरीर, मतलब शरीर को टिका के रखता है, इसीलिए आयु को धारी कहा गया है। देन जीवित, प्राणों को धारण करने के कारण जीवित, ये एक पर्याय दिया गया है। फिर नित्यग, नित्यग मतलब जो शरीर है वो क्या कहेंगे, हमेशा क्षीण होते जा रहा है। ओके, तो इस वजह से आयु का पर्याय जो है वो नित्यग कहा गया है। और अंत में क्या है? अनुबंध। अनुबंध मतलब इन सब का संयोग या कॉम्बिनेशन होने की वजह से आयु का एक सिनोनिम अनुबंध कहा गया है। तो आयु का अर्थ है शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप और मैं। और आयु के डेफिनेशन है धारी, जीवित,
नित्य और अनुबंध, ये केवल आपके नॉलेज के लिए, बाकी इसका कोई एसेंशियल यूटिलिटी नहीं है। तो शरीर, जैसे अभी बात चल रही थी, शरीर का मतलब क्या है, जो हमारा शरीर है जो नष्ट होता है और ये पंच महाभूत से बनता है। अगर आपने शक्तिमान देखा होगा तो याद होगा, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत होते हैं। तो इन 5 महाभूतों का जो समुदाय है, जिसमें चेतना या फिर जिसमें आत्मा रहती है, उसे शरीर कहते हैं। इंद्रिय, इंद्रिय का अर्थ क्या है, इंद्रस्य लिंगम, बेसिकली जिससे हमें पता चलता है इस पूरे सृष्टि के बारे में। ओके, हम जो मतलब ट्रांसमीटर है, बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट में जो सिग्नल ट्रांसफर करता है। फिर सत्व, सत्व का अर्थ मन, हमने देखा ही है। तो जो मनन करने का काम करता है ना, या जिसके द्वारा ज्ञान होता है, ओके, जो असेसमेंट का काम करता है, उसे हम कहते हैं मन या फिर सत्व। और अंत में आत्मा, आत्मा क्या है, ज्ञान का अधिकरण, है ना, जो ज्ञान है या जो नॉलेज है, जो भी हम सीखते हैं, वो कहाँ जाता है, वो आत्मा के पास जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, जीवात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा एक ही होता है, जीवात्मा हर शरीर में अलग अलग होता है ना। कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना कि आत्मा क्या है, तो ये 2 प्रकार का बताया गया। परमात्मा एक ही है, ये ईश्वर है जो कि हर जगह पर है और इसको हर चीज की नॉलेज है। और जो जीवात्मा है वो हर शरीर में अलग अलग है। फिलहाल इतना सफिशिएंट है, आगे अपन आत्मा को डिटेल में देखेंगे एक बार। ये सभी चीजें अपन बाद में डिटेल में भी देखेंगे, पर फिलहाल ये एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन के लिए पंच महाभूत से बना हुआ जो है वो है शरीर, जो नष्ट हो सकता है। फिर इंद्रिय का अर्थ है जो भी बाहर से सिग्नल अंदर आता है या जो अंदर से सिग्नल बाहर जाता है। जैसे आपने फुटबॉल को लात मारी, तो ये जो काम है ये किसका है, तो ये जो हमारे पैर की इंद्रिय है, ये इसके द्वारा जो है वो पैर का मूवमेंट होता है। फिजिकल पैर का मूवमेंट इज वन थिंग, और एक होता है जो इंद्रिय है वो उसको मूव कर रही है। जैसे आंखें हैं, आंखें फिजिकली है लेकिन इंद्रिय होगी तो वो दिखेगा। ऐसे ही पैर हैं, लेकिन इंद्रिय होगी तो वो पैर मूव करेगा। सत्व यानी कि मन, और आत्मा जो है वो है मन, ज्ञान का अधिकरण। तो ये हुआ आयु। आयु का अर्थ क्या हमने देखा था, शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा का संयोग। और विद का अर्थ होता है ज्ञान होना। तो आयु का जो वेद है, मतलब आयु का जिसमें ज्ञान हो, या आयु का जो विचार करता हो, या जिसमें आयु है, तो उस साइंस को, उस शास्त्र को आयुर्वेद ये नाम दिया गया है। यहीं पर हम सिद्धांत को भी देख लेते हैं। सिद्धांत का अर्थ क्या है कि कई बार परीक्षकों ने, परीक्षक मतलब जो कि साइंटिस्ट होते हैं या जो असेसमेंट कर रहा है, जो टेस्ट कर रहा है ना, तो कई सारे परीक्षकों ने अनेक प्रकार से अलग अलग तरीकों से जो चेक करके एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया है ना, उसको सिद्धांत नाम दिया जाता है। जैसे थ्योरी होती है या कोई प्रिंसिपल होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक ने बोल दिया और सबने मान लिया चुपचाप से, है ना। तो अनेक लोगों ने अनेक बार अनेक प्रकार से जो है चेक करके अगर किसी प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया है, तो उसे सिद्धांत ये शब्द कहा जाता है। जनरली लोगों में धारणा होती है कि जो भारतीय ग्रंथ हैं ये बस लिख दिए किसी ने, तो ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही लिख दिए गए हैं। ये सभी जो है अनेक लोगों ने परीक्षा करके उसके बाद सिद्धांतों को एस्टैब्लिश करके लिखा गया है। अब उस समय उस प्रकार से काम होता था, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि पीयर रिव्यू जर्नल्स छपते हैं या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ओके, तो उस जमाने में, है ना, ये हजारों साल पुरानी बातें हैं, तो उस समय जो है अनेक परीक्षक अनेक प्रकार से जो है किसी चीज को टेस्टिफाई करके फिर उसको एस्टैब्लिश करते थे, तो उसे कहते थे सिद्धांत।